हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एड्यूश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इसको भी अच्छे तरीके से जाना था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहले ये जान लेंगे कौन कौन से टोटल प्रिंसिपल होते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत ये पूछा भी जा चुका है कई बार। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में। ठीक है, देखेंगे आगे समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक लीनियर मोशन में ना होकर वो स्पाइरल वे में होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बहुत सिंपल है, पूछा भी जा चुका है। एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब हमको देखना कहाँ है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक देखेंगे। ठीक है, 6 से लेके 9 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। आप जब एक बार वर्डिंग को समझ लेंगे, सुन लेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसी से पता चल रहा होगा कि निरंतरता का मतलब है लगातार, यानी विकास या वृद्धि जो है, वृद्धि तो प्रौढ़ावस्था तक यानी 22, 23, 24 साल तक चलती रहती है, उसके बाद रुक जाती है, उसके बाद हमारा जो है क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी जो डिके है वो शरीर का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी एट्रोफी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो ग्रोथ है वो कब से कब तक चलता है, वो चलता है हमारा गर्भाधान, यानी जब बच्चा का अस्तित्व आता है, गर्भ में आता है, वहीं से ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जो ग्रोथ है वो प्रौढ़ावस्था तक यानी एडल्टहुड तक चलती है और जो विकास है वो जीवन पर्यंत हमारा चलता रहता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, अब जो निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो विकास या वृद्धि की गति है किसी अवस्था में तो बहुत तेज रहती है, फिर किसी अवस्था में धीमे हो जाती है और फिर किसी और अवस्था में तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे इन्फेंसी एज में यानी शैशवावस्था में जो विकास और वृद्धि की गति है वो बहुत तेज रहती है। जैसे जैसे बाल्यावस्था में बच्चा आता है वो विकास की गति धीमी हो जाती है और किशोरावस्था के इनिशियल स्टेज में एक बार फिर से वो गति तेज हो जाती है, लेकिन बहुत बहुत समय तक वो तेज नहीं रहती, वो आगे धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इससे ये आशय निकला कि विकास या चाहे वृद्धि हो लगातार चलती रहती है। हो सकता है ग्राफ, जैसे देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, इस टाइप का विकास और तेज हुआ, धीमे हुआ, धीमे हुआ, तेज हुआ, धीमे हुआ, फिर तेज हुआ, है ना। इस प्रकार से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कभी जीरो नहीं होता है। ग्रोथ एक समय के बाद नगण्य के बराबर हो जाती है। मैंने पहले भी बताया कि प्रौढ़ावस्था यानी जैसे ही हमारा एडोलसेंस खत्म होता है, किशोरावस्था खत्म होता है, प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड शुरू होता है, उसी के 4-5 साल बाद ग्रोथ धीरे 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 रुकना शुरू हो जाती है, यानी उसकी स्पीड जो है जीरो की तरफ टेंड करने लगती है। ठीक है, यानी वो नगण्य होने लगता है। लेकिन विकास है जो हमारा वो तो जीवन पर्यंत चला ही करता है। ठीक है, लेकिन दोनों में चाहे ग्रोथ भले प्रौढ़ावस्था तक चल रही है या जैसी प्रौढ़ावस्था शुरू होती है वहां तक चलती है, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। बहुत धीरे हो सकती है,
थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही फिर वातावरण अच्छा हो जाता है, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, अच्छे पोषक तत्व तो हमें मिलने लगते हैं खाने के लिए, तो हो सकता है ग्रोथ हमारी फिर स्पीड पकड़ ले। लेकिन ये कभी जीरो नहीं होती है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। अब बात आती है, अगर ये धीरे धीरे होता है, इसी वजह से शरीर में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं कोई हड्डी एकदम से बाहर आ गई, ऐसा नहीं है कि हमारी उंगलियां कल छोटी थी आज एकदम से बड़ी हो गई ना, ये टाइम लगता है। पहले जब बच्चा छोटा होता है, फिर जैसे धीरे 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 एकदम से तो हम उसको बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं ना, धीरे 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 कब बढ़ जाता है पता नहीं चलता, कि कल तो बहुत छोटा था और 1-1.5 साल बाद फिर देखते हैं बड़ा हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली चलता है, ठीक है। अगर खान पान अच्छा है, वातावरण अच्छा है, तो ग्रोथ तेजी से हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें सही नहीं है तो ग्रोथ जो है बहुत ही धीमी गति से चलती है। तो ये चीज़ है कि निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो वृद्धि और विकास है वो लगातार चलते रहते हैं। जो वृद्धि हमारी वो प्रौढ़ावस्था, यानी कि जैसे ही एडोलसेंस खत्म होता है यानी किशोरावस्था, उसके 4-5-6 साल बाद तक डिपेंड करता है फिजिक कैसा, इन्वायरमेंट कैसा है, शरीर कैसा है ना, और आपका वातावरण कैसा है, आपको पोषक तत्व किस प्रकार से मिल रहे हैं, तो उस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ कब तक चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज विकास की है, वो भी निरंतर चलता रहता है, कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज, है ना, लेकिन वो एक लगातार वे में चलता रहता है। तो ये हमें निरंतरता का सिद्धांत ये हमें बतलाता है कि वृद्धि और विकास कभी रुकते नहीं है, इवन वो लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, किसी भी हालत में। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्तिगत भिन्नता यानी जो डिफरेंसेस हैं वो पर्सन टू पर्सन होते हैं, विकास की दृष्टि से, वृद्धि की दृष्टि से। इस सिद्धांत का कहने का मतलब है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, कि वृद्धि हो या विकास, ठीक है, सभी में एक समान गति से नहीं होते हैं, सभी में एक समान गति से नहीं होते हैं, ठीक है। एक समान गति से नहीं होते, अगर एक समान गति से होने लगेगा तो क्लास 5th के सारे बच्चे एक जैसे होंगे, सबकी ग्रोथ एक जैसी होगी, सबका डेवलपमेंट एक जैसा होगा। क्या आपने कभी देखा है किसी क्लास में सारे बच्चों की ग्रोथ एक जैसी हो, सारे बच्चों का डेवलपमेंट एक जैसा हो? अगर ऐसा है तो सारे बच्चे पढ़ने में ठीक होंगे, या ऐसा नहीं है तो सारे बच्चे पढ़ने में डल होंगे। तो इसका मतलब है कि वृद्धि और विकास, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है, ठीक है, कि एक बच्चे का हो सकता है कि वृद्धि और विकास बहुत अच्छा हो सकता है दूसरे बच्चे का वृद्धि और विकास उतना अच्छा ना हो, ठीक है, और हो सकता है किसी और बच्चे का वृद्धि और विकास बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ हो। इन सारी चीजों में इसके कारक भी, इसके फैक्टर भी वर्क करते हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास के। इस कारण से ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। इसी कारण व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि हर बच्चे का जो, चाहे वृद्धि की बात करें चाहे विकास की बात करें, वो एक जैसी नहीं होगी, वो अलग अलग होगी, ठीक है। अलग अलग होने का मतलब ये ना कि हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है, हर घर का खान पान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की जाती हैं, वहाँ पे बच्चों जैसे नींद भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है ना। हर चीज़ जब एक प्रॉपर रेशियो में हुआ करती है तो विकास जो है बेहतर तरीके से हुआ करता है। जैसे आजकल क्या है, आजकल के बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं, पहले क्या होता था, बच्चे आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते थे, आजकल क्या है इंडोर में भी बेसिकली फ़ोन। अब आप दिन भर फ़ोन यूज़ करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, क्या आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा, या आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा, शारीरिक विकास अच्छा हो पाएगा? ऐसे बच्चा क्या बाहर जाता था, दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, तो उसका शारीरिक विकास बेहतर तरीके से होता था, उसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से होती थी। लेकिन दिन भर फ़ोन का यूज़ करना, और बच्चों, आजकल पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, बच्चों को फ़ोन इसलिए दे देते हैं कि उतनी देर वो आराम कर लेंगे पेरेंट्स, कि जितनी देर बच्चे अपना फ़ोन में लगे हुए हैं उतनी देर पेरेंट्स फ्री हैं। लेकिन ये नहीं करने देना है। फ़ोन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों से दूर रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चों के लिए ठीक रहेगा। अभी आईसीटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो डिजिटल चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन की टैबलेट से पढ़ाई हो और फ़ोन से बच्चे पढ़ें, वो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी आप अच्छे स्कूल में जाके पता करिए, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि
प्रत्यक्ष रूप से उनको जितना पढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि जितना फोन और टैबलेट बच्चे यूज करेंगे उतनी ज्यादा उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकेगी। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये इसका परिणाम बहुत ही दूरगामी होगा। जब 8, 9, 10 साल के बच्चे होते हैं तब जा उनके मेंटल सिचुएशन पता चलती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से? उसकी शुरुआत अभी से हो रही है, जो बच्चे 3, 4, 5, 6 साल के हैं, जो मैक्सिमम फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है? मैंने कहा कि इसमें पर्सन टू पर्सन, यानी एक बालक बालिका का हो सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो रहा हो, अच्छी गति से हो रहा हो, दूसरे का हो सकता है उस गति से ना हो रहा हो, है ना। वो डिपेंड करता, मैंने बताया, इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, आसपास के वातावरण की वजह से, खान पान की वजह से। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ये देखिए, डायरेक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है मस्तकोन्मुखी क्रम, एक होता है समीपता क्रम। मस्तकोन्मुखी क्रम को क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल, और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। अब बात करते हैं ये सेफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या है, समझिए। फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, सेफेलोकॉडल का मतलब ये होता है, लिख देते हैं, ओके, ठीक है, ये हो जाता है, इसको कह लीजिए निकट से दूर भी कहते हैं, निकट से दूर, ठीक है। बेसिकली सेफेलोकॉडल क्या होता है? सेफेलोकॉडल का होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है चलता है हेड टू टॉप। कैसा? हेड टू टॉप, यानी सिर से पैर की ओर। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो निकट से दूर होता है, यानी जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, वो चलता है पहले केंद्र में, जो चीजें हैं जो केंद्र में है उनको स्ट्रांग करता है, उसके बाद वो अंदर से बाहर की तरफ चलता है। जैसे हाथ हो गया, ठीक है, फिर पैर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आती है, हेड टू टॉप में सबसे पहले हेड वाला रीजन डेवलप होता है, हेड रीजन। उसके बाद ये आ जाता है ट्रंक रीजन। क्या कहते हैं? ट्रंक, यानी धड़। उसके बाद धड़ डेवलप होता है, और लास्ट में आ जाते हैं लेग रीजन या फुट रीजन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में जो मस्तकोन्मुखी होता है, यानी सेफेलोकॉडल होता है, वो 3 स्टेप में वो डेवलपमेंट होता है। पहला हेड रीजन, फिर ट्रंक रीजन, उसके बाद आ जाता है हमारा लेग रीजन, ठीक है। इस प्रकार से ये डेवलपमेंट की दिशा होती है। इसी वजह से वृद्धि और विकास में जब डिफरेंस हम बता रहे थे तो उसमें बताया भी था, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। डेवलपमेंट, अब एक चीज और है, समझिएगा। ये जो होता है, ये जो सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट चल रहा है सीक्वेंस, ठीक, बच्चे का, इसमें क्या होता है, ये जन्म के पहले की बात है, यानी जन्म से पहले जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो सबसे पहले हेड रीजन डेवलप होता है, उसके बाद ट्रंक रीजन, उसके बाद लेग रीजन, जब बच्चा गर्भ में होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी ये प्रोसेस शुरू रहता है। क्यों? आप देखिए, सबसे पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करना सीखता है। जब बच्चा होता है, आप देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो उस शुरू में तो पूरी बॉडी उसकी हिलती है, लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले उसका नियंत्रण किस पे आता है? हेड पे आता है, उसके बाद ट्रंक पे आता है, उसके बाद लेग पे आता है, और एक समय ऐसा आता है कि अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, यानी जब उसको जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से वो एक्टिविटी करता है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी निकट से दूर क्रम, और ये क्या है? मस्तकोन्मुखी क्रम, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉडल, और इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें जो है निकट से दूर की तरफ विकास होता है, ठीक है। निकट से दूर की तरफ का मतलब यह है, पहले अंदर की चीजें, उसके बाद वो बाहर की तरफ भागता है, या यूं कह लें कि पहले सेंट्रल में, उसके बाद दूर की चीजें, ठीक है, फिर हैंड, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। समझ में आ गया होगा क्या हमने सीखा है?
ये देखिए विकास की दिशा दो प्रकार की होती है, एक होता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, हिंदी में मस्तकोदमुखी क्रम और समीपता का क्रम, या इसे कहते हैं निकट से दूर का क्रम, निकट से दूर का क्रम। ठीक है, मस्तकोदमुखी और ये, इसमें क्या होता मैंने बताया मस्तकोदमुखी में कि हेड टू टॉप चलता है, सिर से पैर की ओर विकास चलता है, और ये जन्म से पूर्व ही चलता है, यानी जब गर्भाधान के समय गर्भ में बच्चा होता है वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले हेड, उसके बाद ट्रंक, देन लेग, इतना याद रखना, हेड ट्रंक लेग, हेड रीजन, ट्रंक रीजन एंड देन लेग रीजन, ये डेवलप होते हैं। और जो निकट से दूर का सिद्धांत यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले सेंट्रल में, पहले निकट, फिर उससे दूर चीजें, पहले ये इतनी चीज सुदृढ़ कर लेगा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहले इतनी चीज सुदृढ़ कर लेगा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें मजबूत होती जाएंगी। बात समझ में आ रही है, यानी ये निकट से दूर की ओर चलता है। अब आ जाते हैं अगले पे। अगला है हमारा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा फिगर के माध्यम से इसमें होता क्या है। इसके माध्यम से चक्राकार प्रगति का जो सिद्धांत है विकास का, उसमें यह कहा गया है कि, डाल देते हैं, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए पहली चीज है इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है, यानी रेखीय नहीं होता है। ठीक है, और एक दर से नहीं चलता है, एक दर से तो चलता ही नहीं है। मैंने आपसे बताया विकास क्या है, मतलब एक ही सीक्वेंस में एक ही स्पीड से चलता रहे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है सिद्धांत के अनुसार। पहली चीज कि जो विकास है वो लीनियर ना होके स्पाइरल होता है। क्यों होता, कैसे होता है भी समझा रहे हैं। ठीक, और ये एक दर से नहीं चलता। अब बात समझिए इसकी स्पेशलिटी क्या है इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत की जो प्रमुख बात है वो ये है, मुख्य बात है वो ये है कि एक, ध्यान से सुनिएगा, एक अवस्था में ये जो स्पाइरल मोशन हो रहा है, ये एक तो जो विकास होगा वो स्पाइरल वे में चलेगा, और एक अवस्था में गति बहुत तेज रहेगी। एक अवस्था में, यानी अगर शैशवावस्था में विकास शुरू हुआ है तो समझिए, ये देखिए ये बना रहे हैं, इतने में गति बहुत तेज रहेगी, यहां तक गति बहुत है, एक अवस्था में गति बहुत तेज रहेगी, लेकिन जैसे ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है वैसे ही गति स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ता रहेगा वो, ये याद रखिएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। वो स्लो क्यों हो जाती है, स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पहले जो इसने विकास किया है शैशवावस्था में, उसको वो पीछे मुड़ के देखेगा, यहां से स्लो चल रहा है, यहां तक वो स्पीड सेम रही, तेज रही इन्फेंसी एज में। इसके बाद जैसे ही वो बाल्यावस्था में इंटर करेगा स्पीड स्लो हो जाएगी। स्लो होने का कारण सिर्फ ये होता है कि जो पिछला विकास हुआ है शैशवावस्था में उसको ये स्पाइरल वे के माध्यम से और सुदृढ़ करना चाहता है, यानी यहां से ये एक बार फिर पीछे की ओर देखेगा, और ये चीजें जब तक सुदृढ़ नहीं हो जाएंगी तब तक ये आगे की जो स्पीड डॉटेड में चल रही है ये तब तक तेज नहीं होगी जब तक ये पीछे मजबूत नहीं हो जाता है। और जैसे ही शैशवावस्था सुदृढ़ कर लेता है वैसे ही ये स्पीड तेज होती है और फिर किशोरावस्था में ये चला जाता है। इसी वजह से किशोरावस्था में भी विकास काफी तेजी से होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी पहले तेज, धीमा, तेज, इस सीक्वेंस में विकास चलता है। तो इस वजह से चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या कहता है कि पहली चीज, एक तो लीनियर मोशन नहीं होता है, रेखीय गति में विकास नहीं होता है। दूसरी चीज, एक दर से नहीं होता है, एक रेट से नहीं होता है कि एक ही सीक्वेंस में चल रहा। आपको दिखाई दिया, अभी मैंने बताया
कि शैशवावस्था में इन्फेंसी एज में जो डेवलपमेंट है वो तेज चला, लेकिन जैसे ही वो चाइल्डहुड में वो इंटर किया वैसे ही ये डॉटेड लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर से, ये डॉटेड हो गई। क्यों? क्योंकि इसने पूरी एनर्जी विकास की जो शैशवावस्था में डेवलपमेंट हुआ उसको और ज्यादा मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में लगा दिया कि ये जब सुदृढ़ हो जाएगा तभी हम आगे स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, जब तक ये शैशवावस्था में डेवलपमेंट सुदृढ़ नहीं होगा तब तक वो आगे स्पीड नहीं पकड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज हो गई और फिर ये प्रोसेस आगे ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या चीजें निकल आई चक्राकार गति में? जो विकास होता है वो स्पाइरल वे में होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले एक अवस्था में विकास बहुत तेज होता है, फिर दूसरी अवस्था में जब वो प्रवेश करता है डेवलपमेंट, तो पहले तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि जो मैंने पीछे विकास किया है वो क्या ठीक तरीके से हो गया है, मजबूती आ गई उसमें। जब तक उसमें सुदृढ़ता या मजबूती नहीं आएगी तब तक वो आगे की अवस्था में स्पीड नहीं पकड़ेगा। आगे की अवस्था में तभी स्पीड पकड़ेगा विकास जब पीछे की अवस्था यानी जो आपका इन्फेंसी है जो उसमें जब वो फील करेगा कि नहीं अब विकास प्रॉपर तरीके से हो गया, तब ये जो है स्पीड आगे बेहतर तरीके से पकड़ेगा। ठीक है, ये होता है स्पाइरल। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक, अब इसको समझिए। बहुत आसान है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, सामान्य से पहले सामान्य क्रियाएं बच्चा करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं। अब यहां विशिष्ट से मतलब समझ लीजिए। पहले बच्चा सामान्य क्रिया, जैसे आपको पता होगा एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को हम समझ रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा जब किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी है या जब वो 6, 7, 8 महीने का हो जाता है, तो जब किसी भी चीज को उसको चाहिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या करता है? वो अपनी पूरी बॉडी को हिला देता है। किसी चीज को पकड़ना ऐसा नहीं केवल हाथ हिल रहा है उसका, या हाथ का ही मूवमेंट है उस चीज को पकड़ने में, जैसे ये पेन उसको लेना है, ऐसा नहीं इस तरीके से लेटा और पेन उठा लिया, फिर वो पूरा शरीर पलटेगा, उल्टेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो क्या हो रहा है? वो पेन को पकड़ने के लिए एक सामान्य क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी को हिलाए डाल रहा है। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ विकास चला। पहले तो उसने सामान्य क्रियाएं की, जैसे जैसे विकास हुआ फिर एक समय आएगा जब वो हो जाएगा 1, 1.5, 2 साल का, तो वो सीधे जो चीज चाहिए होगा तो धीरे धीरे करके पेन को पकड़ लेगा। यानी सिर्फ उसका हाथ का ही यूज होगा पेन को पकड़ने में। यानी पहले जो सामान्य क्रियाएं कर रहा था, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो फिर विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? विकास है या वृद्धि है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होती है। ठीक है, पहले सामान्य क्रियाएं देन विशिष्ट क्रियाएं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जब बच्चा रोता है, जब न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो उस समय क्या होता है? आपने देखा होगा पूरा शरीर इधर उधर कर देता है रोने में ही। और रोने में यूज किसका है? सिर्फ आंखों का और स्पीच सिस्टम का, यानी वाक तंत्र जो हमारा होता है, दोनों का है। आवाज यहां से आएगी, आंसू यहां से निकलेंगे। लेकिन अब जब छोटा बच्चा रोता है तो क्या होता है? तो इधर उधर वो हाथ भी मारेगा, पैर भी मारेगा, इधर लुढ़केगा, उधर लुढ़केगा, इस तरीके से उसका रोना होता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वृद्धि और विकास होता है, तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना, 2 साल का, 3 साल का, तो जब रोता है तो चुपचाप लेटा हुआ है और रो रहा है तो सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही है, आंसू निकल रहे, बाकी एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है। यानी बाकी जो उसके बॉडी ऑर्गेन्स थे जो उसने पहले यूज कर रहा था, अब उसने उसका यूज करना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सुदृढ़ता आ गई है, ग्रोथ हो गई है, डेवलपमेंट हो गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। सामान्य क्रियाएं रोने में, पूरे शरीर का यूज करना, और जब विकास हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, तब क्या करता है? सिर्फ अपने स्पीच सिस्टम और आइस का यूज करता है रोने में। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है? निरंतरता का सिद्धांत देख लिया, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत देख लिया है, विकास की दिशा का सिद्धांत देख लिया है, और चक्राकार प्रगति का सिद्धांत देख लिया, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत देख लिया। हम लोगों को 4 देखना है: एकीकरण, परस्पर संबंध और वंशानुक्रम, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये बहुत इजी है, जो इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।